जीवन की अद्भुत शक्ति। मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद टिप ने फैसला किया कि जैक को खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह घर से थोड़ी दूर सड़क के मोड़ पर होगी। इसलिए उसने अपने आदमी को वहां ले जाना शुरू किया, लेकिन उसे भारी और संभालने में थोड़ा अजीब लगा। थोड़ी दूर तक जानवर को घसीटने के बाद टिप ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और पहले एक पैर के जोड़ों को मोड़कर फिर दूसरे के साथ ही पीछे से धक्का देकर लड़के ने जैक को सड़क के मोड़ तक चलने के लिए प्रेरित किया। ये कुछ बार गिरने के बिना पूरा नहीं हुआ और टिप ने वास्तव में खेतों या जंगल में जितना काम किया था उससे कहीं अधिक मेहनत की, लेकिन शरारत का शौक उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा और उसे अपनी कारीगरी की चतुराई का परीक्षण करने में खुशी हुई। जैक ठीक है और बढ़िया काम कर रहा है, उसने खुद से कहा, असामान्य परिश्रम से हौंफते हुए। लेकिन तभी उसे पता चला कि यात्रा के दौरान उस आदमी का बायां हाथ गिर गया था, इसलिए वह उसे खोजने के लिए वापस गया और बाद में कंधे के जोड़ के लिए एक नया और मोटा पिन काटकर उसने इतनी सफलतापूर्वक चोट को ठीक किया कि हाथ पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। टिप ने यह भी देखा कि जैक का कद्दू का सिर घूमकर उसकी पीठ की ओर आ गया था, लेकिन इसे आसानी से ठीक किया जा सकता था। जब आखिरकार उस आदमी को रास्ते के उस मोड़ की ओर खड़ा किया गया जहां बूढ़ा मोम्बी दिखाई देने वाला था, तो वो गिलिकिन किसान की नकल करने के लिए काफी स्वाभाविक लग रहा था और किसी भी व्यक्ति को चौंका देने के लिए काफी अस्वाभाविक। चूंकि अभी भी बूढ़ी औरत के घर लौटने की उम्मीद करना बहुत जल्दी था, इसलिए टिप फार्म हाउस के नीचे घाटी में चला गया और वहां उगे पेड़ों से मेवे इकट्ठा करने लगा। हालांकि बूढ़ी मोम्बी हमेशा की तरह जल्दी लौट आई। वो एक कुटिल जादूगर से मिली थी जो पहाड़ों में एक सुनसान गुफा में रहता था और उसने उसके साथ जादू के कई महत्वपूर्ण रहस्यों का आदान प्रदान किया था। इस तरह से 3 नए नुस्खे, 4 जादुई पाउडर और अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य वाली जड़ी बूटियों का चयन हासिल करने के बाद वह अपनी नई जादूगरी का परीक्षण करने के लिए जितनी जल्दी हो सके घर लौट आई। मोम्बी अपने द्वारा प्राप्त किए गए खजाने पर इतनी अधिक ध्यान केंद्रित कर चुकी थी कि जब वह सड़क के मोड़ पर मुड़ी और उस आदमी पर एक झलक देखी तो उसने केवल सिर हिलाया और कहा, शुभ संध्या श्रीमान। लेकिन एक क्षण बाद जब उसने देखा कि वो व्यक्ति न तो हिला और न ही कोई जवाब दिया, तो उसने उसके चेहरे पर एक चतुराई भरी नजर डाली और देखा कि टिप के चाकू से उसका कद्दू का सिर बड़ी बारीकी से उकेरा गया था। ये मोम्बी ने एक प्रकार की घुराहट के साथ कहा, वह दुष्ट लड़का फिर से चाले चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे इस तरह से डराने की कोशिश करने के लिए मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा। गुस्से में उसने अपनी छड़ी उठाए और उस डमी के मुस्कुराते हुए कद्दू के सिर को कुचलने लगी, लेकिन अचानक एक विचार ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया और उठाई हुई छड़ी हवा में स्थिर रह गई। क्यों? यह मेरे लिए मेरे नए पाउडर को आजमाने का अच्छा मौका है, उसने उत्सुकता से कहा। और फिर मैं बता सकती हूँ कि क्या उस कुटिल जादूगर ने राजों का उचित आदान प्रदान किया है, या उसने मुझे भी उतनी ही दुष्टता से मूर्ख बनाया है जितनी मैंने उसे बनाया था। इसलिए उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और उसमें से एक बहुमूल्य पाउडर ढूंढने लगी। जब मोम्बी इस प्रकार व्यस्त था, टिप अपनी जेबों में मेवे भरकर वापस आया और उसने देखा कि बूढ़ी औरत उसके आदमी के पास खड़ी थी और जाहिर तौर पर उससे जरा भी भयभीत नहीं थी। पहले तो वह निराश हो गया, लेकिन अगले ही पल वह ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि मोम्बी क्या करने जा रहा है। इसलिए वह एक बाड़ के पीछे छिप गया, जहां से वह बिना किसी की नज़र में आए देख सकता था, और देखने के लिए तैयार हो गया। कुछ खोजबीन के बाद महिला ने अपनी टोकरी से एक पुरानी मिर्च की डिब्बी निकाली, जिसके फीके लेबल पर जादूगर ने लेड पेंसिल से लिखा था, जीवन का पाउडर। आह, ये रहा, वो खुशी से चिल्लाए। और अब देखते हैं कि यह शक्तिशाली है या नहीं। कंजूस जादूगर ने मुझे ये ज्यादा नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि 2 या 3 खुराक के लिए यह पर्याप्त है। टिप को यह भाषण सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने देखा कि बूढ़ी मोम्बी ने अपना हाथ उठाया और बॉक्स से पाउडर को उसके आदमी जैक के कद्दू के सिर पर छिड़क दिया। उसने यह उसी तरह किया जैसे कोई पके हुए आलू पर काली मिर्च छिड़कता है,
और पाउडर जैक के सिर से नीचे की ओर छनकर लाल शर्ट और गुलाबी वास्कट और बैंगनी पतलून पर बिखर गया जिसे टिप ने उसे पहनाया था, और इसका एक हिस्सा पैच लगे और घिसे हुए जूतों पर भी गिरा। फिर मिर्च का डिब्बा टोकरी में वापस रखते हुए मोम्बी ने अपना बायां हाथ उठाया, जिसकी छोटी उंगली ऊपर की ओर थी, और कहा वह। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसका अंगूठा ऊपर की ओर था, और कहा सिखाओ। फिर उसने दोनों हाथ उठाए, सभी उंगलियां और अंगूठे फैलाए और चिल्लाए प्यूग। ये सुनकर जैक पंपकिनहेड एक कदम पीछे हट गया और निंदा भरे स्वर में बोला, ऐसे मत चिल्लाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहरा हूँ? बूढ़ी मोम्बी खुशी से पागल होकर उसके चारों ओर नाचने लगी। वह जीवित है, वह चिल्लाई, वह जीवित है, वह जीवित है। फिर उसने अपनी छड़ी हवा में उछाली और जैसे ही वह नीचे आए, उसे पकड़ लिया और उसने अपने आप को दोनों हाथों से जकड़ लिया और एक नृत्य जैसा कदम उठाने की कोशिश की, और पूरे समय वह उत्साहपूर्वक दोहराती रही, वह जीवित है, वह जीवित है, वह जीवित है। अब आप यह मान सकते हैं कि टिप ने ये सब आश्चर्य से देखा होगा। पहले तो वह इतना डरा हुआ और भयभीत था कि वह भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर कांपने लगे और इतनी बुरी तरह हिल गए कि वह भाग नहीं सका। फिर उसे लगा कि जैक का जीवित हो जाना बहुत ही मजेदार बात है, खासकर जब उसके कद्दू के चेहरे पर भाव इतने मजेदार और हास्यास्पद थे कि तुरंत ही हंसी आ गई। अतः अपने पहले भय से उबरते हुए टिप ने हंसना शुरू कर दिया, और हंसी की ये मधुर ध्वनियां बूढ़ी मोम्बी के कानों तक पहुंची और उसे तेजी से लंगड़ाते हुए झाड़ी की ओर ले गईं, जहां उसने टिप का कॉलर पकड़ा और उसे वापस खींचकर वहां ले गई जहां उसने अपनी टोकरी और कद्दू सिर वाले आदमी को छोड़ा था। तुम शरारती, चालाक, दुष्ट लड़के हो, उसने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें मेरे रहस्यों की जासूसी करना और मेरा मजाक उड़ाना सिखाऊंगी। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, टिप ने विरोध किया। मैं तो बूढ़े पंपकिनहेड पर हंस रहा था। उसे देखो, लेकिन क्या वह एक तस्वीर नहीं है? मुझे आशा है कि आप मेरे व्यक्तिगत रूप पर विचार नहीं कर रहे हैं, जैक ने कहा, और उसकी गंभीर आवाज सुनना इतना हास्यास्पद था, जबकि उसका चेहरा अपनी हंसमुख मुस्कान के साथ जारी था, कि टिप फिर से जोर से हंस पड़ी। यहाँ तक कि मोम्बी भी उस आदमी में उत्सुकता से दिलचस्पी लिए बिना नहीं थी जिसे उसके जादू ने जीवित कर दिया था, क्योंकि उसे गौर से देखने के बाद उसने तुरंत पूछा, आप क्या जानते हैं? ठीक है, ये बताना मुश्किल है, जैक ने जवाब दिया। हालांकि मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है कि दुनिया में और कितना कुछ है जिसके बारे में पता लगाना है। मुझे ये पता लगाने में थोड़ा समय लगेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ या बहुत मूर्ख। निश्चित रूप से, मोम्बी ने विचारपूर्वक कहा, लेकिन अब वह जीवित है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? टिप ने आश्चर्य से पूछा। मुझे इस पर विचार करना चाहिए, मोम्बी ने उत्तर दिया, लेकिन हमें तुरंत घर जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। कद्दू के सिर को चलने में मदद करो। मेरी परवाह मत करो, जैक ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह चल सकता हूँ। क्या मेरे पैर और पंजे नहीं हैं, और क्या वे जोरदार नहीं हैं? क्या वे हैं? महिला ने टिप की ओर मुड़कर पूछा। बेशक वे हैं, मैंने उन्हें स्वयं बनाया है, लड़के ने गर्व के साथ उत्तर दिया। इसलिए वे घर की ओर चल पड़े, लेकिन जब वे खेत के पास पहुंचे तो बूढ़ी मोम्बी ने कद्दू वाले को गाय के तबेले में ले जाकर एक खाली जगह में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया। मुझे पहले तुम्हारा ध्यान रखना है, उसने टिप की ओर सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर लड़का बेचैन हो गया, क्योंकि वह जानता था कि मोम्बी का दिल बुरा और बदला लेने वाला है, और वह कोई भी बुरा काम करने में संकोच नहीं करेगा। वे घर में दाखिल हुए। यह एक गोल, गुंबदाकार संरचना थी, जैसा कि उसकी भूमि में लगभग सभी फार्म हाउस हैं। मोम्बी ने लड़के को मोमबत्ती जलाने को कहा, जबकि उसने अपनी टोकरी अलमारी में रख दी और अपना लबादा खूंटी पर टांग दिया। टिप ने तुरंत आज्ञा मान ली, क्योंकि वह उससे डरता था। मोमबत्ती जलने के बाद मोम्बी ने उसे चूल्हे में आग जलाने का आदेश दिया, और जब टिप इस काम में लगा हुआ था, तो बूढ़ी औरत ने अपना खाना खाया। जब आग की लपटें चटकने लगी तो लड़का उसके पास आया और रोटी और पनीर में से एक हिस्सा मांगा,
लेकिन मोम्बी ने उसे मना कर दिया। मुझे भूख लगी है, टिप ने उदास स्वर में कहा। तुम ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहोगे, मोम्बी ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। लड़के को यह भाषण पसंद नहीं आया, क्योंकि यह धमकी जैसा लग रहा था, लेकिन उसे याद आया कि उसकी जेब में मेवे हैं, इसलिए उसने उनमें से कुछ तोड़कर खा लिए। जबकि महिला उठी, अपने एप्रन से टुकड़ों को हिलाया और आग के ऊपर एक छोटी काली केतली लटका दी। फिर उसने दूध और सिरके को बराबर मात्रा में नापकर केतली में डाला। इसके बाद उसने जड़ी बूटियों और पाउडर के कई पैकेट निकाले और केतली में प्रत्येक का एक हिस्सा डालना शुरू किया। कभी कभी वह मोमबत्ती के पास आकर पीले कागज पर लिखी हुई उस चीज की रेसिपी पढ़ती जो वह बना रही थी। जैसे ही टिप ने उसे देखा, उसकी बेचैनी बढ़ गई। ये किस लिए है? उसने पूछा। आपके लिए, मोम्बी ने संक्षेप में उत्तर दिया। टिप अपने स्टूल पर इधर उधर घूमता रहा और कुछ देर केतली को घूरता रहा, जिसमें बुलबुले उठने लगे थे। फिर वह चुड़ैल के सख्त और झुर्रीदार चेहरे को देखता और चाहता कि वह उस धुंधले और धुएं से भरे रसोईघर के अलावा कहीं और होता, जहां दीवार पर मोमबत्ती की छाया भी किसी को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। इस तरह 1 घंटा बीत गया, जिसके दौरान सन्नाटा केवल बर्तन के बुदबुदाने और लपटों की फुफकार से टूटता था। अंत में टिप ने फिर से बात की। क्या मुझे वह चीज पीनी पड़ेगी? उसने बर्तन की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, मोम्बी ने कहा। इससे मुझे क्या होगा? टिप ने पूछा। अगर यह ठीक से बनाया गया है, मोम्बी ने जवाब दिया, तो यह आपको संगमरमर की मूर्ति में बदल देगा। टिप ने कराहते हुए अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा, मैं संगमरमर की मूर्ति नहीं बनना चाहता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही बनो। बूढ़ी औरत ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा। फिर मैं किस काम का रहूंगा? टिप ने पूछा। तुम्हारे लिए काम करने वाला कोई नहीं होगा, मोम्बी ने कहा। मैं कद्दू के सिर वाले को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दूंगा। टिप ने फिर कराह कर कहा, आप मुझे बकरी या मुर्गी में क्यों नहीं बदल देते? उसने उत्सुकता से पूछा। आप संगमरमर की मूर्ति के साथ कुछ नहीं कर सकते? ओह हाँ, मैं कर सकता हूँ, मोम्बी ने जवाब दिया। मैं अगले वसंत में एक फूलों का बगीचा लगाने जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें इसके बीच में एक सजावट के रूप में रखूंगा। मुझे आश्चर्य है कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तुम सालों से मेरे लिए परेशानी का सबब बने हुए हो। इस भयानक भाषण से टिप को लगा कि उसके पूरे शरीर में पसीने की बूंदें बहने लगी हैं, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, कांपता रहा और उत्सुकता से केतली की ओर देखने लगा। शायद ये काम नहीं करेगा, उन्होंने कमजोर और हतोत्साहित आवाज में कहा। ओह, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मोम्बी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मैं शायद ही कभी कोई गलती करता हूँ। फिर से चुप्पी का दौर छा गया, इतना लंबा और उदास कि जब मोम्बी ने आखिरकार केतली को आग से उठाया तो आधी रात के करीब हो चुकी थी। जब तक ये पूरी तरह ठंडा न हो जाए, तब तक तुम इसे नहीं पी सकते, बूढ़ी डायन ने घोषणा की, क्योंकि कानून के बावजूद उसने जादू टोना करना स्वीकार किया था। अब हम दोनों को बिस्तर पर जाना चाहिए, और भोर होते ही मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुरंत तुम्हारा संगमरमर की मूर्ति में रूपांतरण पूरा कर दूंगी। ये कहते हुए वह भाप से भरी केतली साथ लेकर लंगड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई, और टिप ने उसे दरवाज़ा बंद करके ताला लगाने की आवाज़ सुनी। लड़का बिस्तर पर नहीं गया, जैसा कि उसे आदेश दिया गया था, लेकिन अभी भी बुझती हुई आग के अंगारों को घूरता हुआ बैठा रहा।